अब आज से स्टार्ट होगा, राइट। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपको पढ़ा दिया था, जिसमें बेसिक बताया था फर्स्ट वीडियो में बजट का, उसके बाद बजट हम पॉइंट नंबर 14 तक कर चुके थे, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 15 से आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 15 इज रिलेटेड टू द क्लाइमेट, 15 इज रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज। पॉइंट नंबर 15 किस चीज से रिलेटेड है? क्लाइमेट। 5 इज हाइव। याद है पहला 5 जो था वो क्या था? हाइव, उड़े देश का आम नागरिक उड़ान, पॉइंट नंबर 5 मैंने पढ़ाया था। जब इसमें एक जुड़ जाएगा, एक और जुड़ जाएगा, तो समझ जाना कि हाइव जो है वो क्लाइमेट के लिए भी जरूरी है। मधुमक्खी अगर नहीं होगी तो हनी कहां से मिलेगा? तो हमारे क्लाइमेट के लिए ये ऐसे याद रखोगे। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो पॉइंट नंबर 15 इज रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज। बजट ने अभी रिसेंटली क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस किया। मोदी जी बार बार बोल रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी का यूज कर रहे हैं, राइट। ग्रीन एनर्जी वर्ड का यूज क्यों कर रहे हैं बार बार? ताकि पॉल्यूशन कम हो, कार्बन एमिशन कम हो, ग्लोबल वार्मिंग कम हो। अंडरस्टूड? तो बजट फोकस ऑन द क्लाइमेट चेंज। 6585 चार्जिंग स्टेशंस विल बी बिल्ट। किस चीज का चार्जिंग स्टेशन? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए 6585 टोटल चार्जिंग स्टेशन हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, ताकि हम ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल कर सकें, ताकि जो गाड़ियों में जो एमिशंस होता है, जो कार्बन एमिशंस होता है, उससे क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए ये नुकसानदायक है। तो उसको एमिशन को कम करने के लिए हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करेंगे। टू अचीव दिस टारगेट जीरो कार्बन, क्या बताया मैंने अभी? जीरो कार्बन बाई 2070 तक का टारगेट मोदी जी बना के चलते हैं, ठीक है। बहुत लॉन्ग टारगेट बना के चलते हैं। डिसाइडेड टू रिड्यूस इंपोर्ट ऑफ द एमोनिया एंड, ये सब गैसेस जो है ये कार्बन एमिशन माने काफी ज्यादा करती है। और दूसरी चीज ये है कि ये सब गैसेस यूज होती है, बहुत ज्यादा इंपोर्ट हम करते हैं, और ये सब यूज होती है तुम्हारे पेट्रोलियम फ्यूल वगैरह में, फर्टिलाइजर्स में, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में, ठीक है, फाइबर इंडस्ट्री में जो फाइबर केबल्स जो बनाते हैं, वो सब चीज के लिए तुम्हारा एमोनिया और मेथनॉल गैस का यूज होता है। तो इसका इंपोर्ट हम क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे, और अपने ही देश में इसको करने की कोशिश करेंगे। फॉर दिस फैसिलिटी विल बी सेटअप इन द कंट्री टू कन्वर्ट कोल इनटू टू मेक फ्यूल बाई 2030 तक हम सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी बनने का टारगेट बना रहे हैं। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो पॉइंट नंबर 15 क्या है अपना? क्या चीज से रिलेटेड है बोलो? क्लाइमेट चेंज। 5 वाज हाइव, हाइव होने से क्लाइमेट अच्छा रहेगा। द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल विल ऑल्सो बी, इसीलिए तो हम 6585 चार्जिंग स्टेशन बना रहे हैं, ताकि कहीं पे भी चार्जिंग की प्रॉब्लम्स ना हो। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विल बी इंक्रीज 6500 एंड चार्जिंग स्टेशंस विल बी बिल्ड फॉर चार्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो पॉइंट नंबर 15 क्लियर है सारे बच्चों को? पॉइंट नंबर 15 क्लियर है सारे बच्चों को? चलो आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। 6 वाज फिक्स। फिक्स हमारा क्या था? आवास योजना। पॉइंट नंबर 6 क्या था? आवास योजना। घर बनाया था हमने, अब घर तो बन गया, अब हम क्या करेंगे? मेडिकल की सुविधा करेंगे, हम मेडिकल इंश्योरेंस फिक्स करेंगे। क्या करेंगे? मेडिकल इंश्योरेंस फिक्स करेंगे। बस ये चीज दिमाग में रखने की है, ठीक है। ये पॉइंट आपको ट्रिक से याद करने के लिए। तो पॉइंट नंबर 16 क्या है? न्यू मेडिकल कॉलेजेस विल बी, हमारे देश में मेडिकल कॉलेजेस की एक्चुअल में कमी है। तुम्हें पता है हमारे देश में यूनिवर्सिटीज की, अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसके तहत हमारे देश में यूनिवर्सिटीज की भी कमी है। माने बच्चे ज्यादा हैं पढ़ने के लिए और यूनिवर्सिटीज कम है, तो सीटें फुल हो जाती है। कई कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें एजुकेशन नहीं मिल पाता, कई गांव के बच्चे ऐसे हैं जिन्हें एजुकेशन नहीं मिल पाता। तो हमें ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज की दरकार है। तो यूनिवर्सिटीज को भी बढ़ाया जाएगा, आईआईटीज को भी बढ़ाया जाएगा, ठीक है, एम्स को भी बढ़ाया जाएगा। टोटल कितने एम्स है अभी अपने देश में पता तुम्हें? है 2 एम्स है? टोटल कितने एम्स है हमारे देश में? है 14 या 16 पे डायरेक्ट पहुंचा। टोटल 15 है और 4 नए एम्स बन रहे हैं, टोटल 19 एम्स। कितने एम्स है? टोटल 19 एम्स। इस फिगर को भी अभी बढ़ाया जाएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? सो द फाइनेंस मिनिस्टर सेड दैट आवर गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू सेट अप, अपना गवर्नमेंट क्या कर रहा है? प्लानिंग टू न्यू मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस नई सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज नए होने से क्या होगा? बहुत सारे हॉस्पिटल्स है उसमें मेडिकल कॉलेज खुल जाती है, ठीक है, ताकि वहां पे प्रैक्टिस कर सके डॉक्टर्स और नर्सेज। नर्सेज की भी हमारे देश में कमी है, तुम्हें ये बात पता है? हमारे देश में ह्यूमन रिसोर्स मेडिकल में बहुत ज्यादा कमी है। बहुत लोग चाहिए हमें, बहुत ज्यादा डॉक्टर्स चाहिए, बहुत ज्यादा नर्सेज चाहिए। तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए इस बार बजट में मेडिकल कॉलेजेस को बढ़ाने की मांग की गई है। बाय यूजिंग द एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे पास हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी में, इसके लिए एक अलग कमेटी बनाई जाएगी जो इस चीज के ऊपर काम करेगी। अ सेपरेट कमेटी विल बी फॉर्म्ड फॉर
दिस। तो पॉइंट नंबर क्या पढ़ा हमने अभी? 6 इज फिक्स, फिक्स हो गया था हमारा घर, पॉइंट नंबर 6 था। और 16 में हम क्या पढ़े? मेडिकल के बारे में पढ़े, मेडिकल कॉलेजेस अपने को बनाना है, फिक्स करना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 17, 7 इज हेवन। हेवन किसे कहते हैं हम? हैं? स्वास्थ्य योजना, हमने पढ़ा था ये वाली चीज, आयुष्मान भारत के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। पॉइंट नंबर 7 हमारा क्या था? आयुष्मान भारत। अच्छा, हमारी हेल्थ जब अच्छी हो जाएगी उसके बाद पॉइंट नंबर 7 एक और हेवन। एक तो धरती पे स्वर्ग है, एक धरती के नीचे भी स्वर्ग है, मतलब पानी में भी स्वर्ग है। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो पॉइंट नंबर 7 इज हेवन इज ब्लू इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? अभी मोदी जी ब्लू इकोनॉमी को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। अभी तुमने देखा होगा मालदीव्स के साथ हमारा क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद मोदी जी लक्षद्वीप गए थे, लक्षद्वीप की इकोनॉमी वहां से अचानक से बूस्ट कर गई। तो अब हमें जब मालदीव से हम टूरिज्म खत्म कर रहे हैं अपना, तो हम कहाँ जाएंगे? लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की जरूरत है। मालदीव्स क्यों जाते थे तुम? हाँ, तेरे मन में जो आ रहा है मुझे पता है, तूने जो हंसा कि सर हनीमून बनाने उसके उसके यहां तक आ गई थी बात, वो बस स्माइल दे रहा था इतनी बड़ी अरे तो करते क्या थे वहां पे? स्कूबा डाइविंग हो गया, है ना, वाटर स्पोर्ट हो गया, ये सारी चीजें डेवलप। तो ये सारी स्कूबा डाइविंग, वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी, ये सारी डेवलप हम कहाँ करेंगे? अब लक्षद्वीप में करेंगे। मोदी जी का यही विजन है। तो पॉइंट नंबर 17 इज बेस्ड ऑन द ब्लू इकोनॉमी 2.0। तो ब्लू इकोनॉमी मीन्स द ओशियन बेस्ड and research and development of the marine resources, right? अच्छा, point, the central government focus on development through the blue economy near the coastal states, जैसे लक्षद्वीप, ठीक है। दिस इज इंडियाज फर्स्ट सच सी मिशन, ये भारत का पहला सी मिशन है। विच टूरिस्ट विल बी टेकन टू द स्कूबा डाइविंग इन द डेप्थ ऑफ द सी। स्कूबा डाइविंग तक मोदी जी सोच लिए। और अभी रिसेंटली तुमने देखा भी होगा लक्षद्वीप में मोदी जी स्कूबा डाइविंग करके आए हैं, देखा था वो पिक्चर्स, राइट। तो द ब्लू इकोनॉमी कंट्रीब्यूट्स अबाउट 4% ऑफ द कंट्रीज, माने समुद्र पे हम बहुत ज्यादा डिपेंड है। हमारी जीडीपी की 4% टोटल ब्लू इकोनॉमी पे डिपेंड है। ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं है? क्लियर एवरीवन? आगे बढ़े। तो पॉइंट नंबर हमने क्या पढ़ा? 7 माने 17। 7 हेवन था, एक आयुष्मान भारत, और ये वाला 17 कौन सा था? ब्लू इकोनॉमी। लखपति होने के बाद दीदी टूरिज्म पे निकल गई घूमने। 8 क्या था? पॉइंट नंबर 8, लखपति हो गई थी वो, उसके बाद कहां निकल गई? टूरिज्म करने निकल। तो स्टेट्स विल बी इनकरेज्ड फॉर द इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं मोदी जी। इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे किसको? स्टेट्स को, कि भाई तुम अपने टूरिज्म को डेवलप करो। जैसे राजस्थान आते लोग, तुमने देखा होगा बहुत ज्यादा अंग्रेज आते हैं राजस्थान। लाइक जयपुर में तुम्हें मिल जाएंगे, सिंडी कैंप के आसपास काफी सारे अंग्रेज रुके हुए। क्यों आते हैं यहाँ पे? मॉन्यूमेंट्स है, बहुत सारे किला है ना, बहुत सारे लेक्स वगैरह भी है। जैसे वो उदयपुर चले जाओ, है ना, माउंट आबू चले जाओ, नक्की झील है ना, दिलवारा टेम्पल है। तो यहाँ पे टूरिज्म की काफी सारे स्पॉट्स है। तो अगर सरकार इसको ही अगर प्रिजर्व करके ना रखे, इस चीजों पे अगर ध्यान ना दे, उनको सजा के ना रखे, इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर ना रखे, तो फिर टूरिस्ट आएंगे क्या? और टूरिस्ट अगर नहीं आएंगे तो हमारे देश की इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी? वो लोग बाहर से आके हमारे देश में खर्चा करते हैं, ट्रांसपोर्ट का खर्चा करते हैं, खाने पीने पे खर्चा करते हैं, होटलों में खर्चा करते हैं, है ना। तो उससे क्या होती है? इकोनॉमी बूस्ट होती है। तो स्टेट्स विल बी इनकरेज, स्टेट को इनकरेज कर रहे हैं कि भाई तुम टूरिज्म को बढ़ाने के लिए मेरे से इंटरेस्ट फ्री लोन ले लो सेंट्रल गवर्नमेंट से। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो स्टेट्स को मिलेगा। स्टेट्स इनकरेज टू डेवलप प्रेस्टिजियस टूरिज्म सेंटर्स एंड ब्रांड देम एट द ग्लोबल लेवल। ब्रांडिंग करो, है ना, शाहरुख खान को साइन कर लो राजस्थान में, ब्रांड एम्बेसडर बना दो कि भाई आ जाओ। जैसे मोदी जी गुजरात के हैं, तुमने देखा होगा गुजरात के टूरिज्म को प्रमोट करते हैं ना मोदी जी एडवर्टाइजमेंट्स में। तो फ्रेमवर्क विल बी क्रिएटेड फॉर रेटिंग द सेंटर बेस्ड ऑन क्वालिटी फैसिलिटी सर्विसेज फॉर दिस स्टेट विल गेट इंटरेस्ट फ्री लोन। कोई ब्याज देने की जरूरत नहीं है, बस तुम टूरिज्म को बढ़ाओ, ठीक है। इसलिए स्टेट्स को इजी फैसिलिटीज दी जाएगी। रिगार्डिंग द डोमेस्टिक टूरिज्म, द फाइनेंस मिनिस्टर सेड दैट प्रोजेक्ट्स फॉर द पोर्ट कनेक्टिविटी tourism infrastructure facilities will be started on our islands including लक्षद्वीप। बहुत ज्यादा फोकस इस वक्त लक्षद्वीप के किया जा रहा है। जब से मालदीव्स ने बदमाशी की है उसके बाद से हमारा पूरा गवर्नमेंट का फोकस लक्षद्वीप के ऊपर हो चुका है कि भाई अगर आपको टूरिज्म करना है तो हमारे लक्षद्वीप में पधारे। अंडरस्टूड द पॉइंट? सारे देशवासियों से, नागरिक से। अच्छा, तुमने इजी माई ट्रिप का नाम सुना? इजी माई ट्रिप का नाम सुना?
है ना, इसका नाम सुना होगा। इजी माई ट्रिप का नाम आपने सुना है? तो इजी माई ट्रिप जैसे ही ये मालदीव्स वाली जो घटना हुई थी, जो बदमाशी हुई थी, राइट, तो उसके बाद से ईज माई ट्रिप के ऊपर जितनी भी बुकिंग्स थी मालदीव जाने वाले पैसेंजर्स की, उन्होंने कैंसिल कर दी, सारी होटल बुकिंग्स कैंसिल कर दी, खुद ने कर दी। ईज माई ट्रिप कंपनी है, सोचो। और जैसे ही इसने ये देशभक्ति का प्रमाण दिया कि हमारे लिए पैसा नहीं देश पहले है, तो उसी समय तुरंत ईज माई ट्रिप के शेयर्स के प्राइस बढ़ गए कि लोगों ने बोला यार ये तो देशभक्ति वाला आदमी है, इसका शेयर प्राइस बढ़ाओ, इसका शेयर खरीदो, है कि नहीं। सोचो, अपना नुकसान करके पहली बार किसी को फायदा हुआ है कि भाई नुकसान हो गया ना उसका, उसकी जो बुकिंग्स थी होटल्स की, फ्लाइट्स की, एसेट्रा एसेट्रा बुकिंग थी, तो उन्होंने कैंसिल कर दी। तो ईज माई ट्रिप के बारे में जान के रखो। ईज माई ट्रिप जो है अभी रिसेंटली ये बहुत फेमस हुआ है, अंडरस्टूड द पॉइंट। तो लक्षद्वीप इज ऑन द हॉट टॉपिक नाउ, लक्षद्वीप इज हॉट टॉपिक, लक्षद्वीप को लेकर बहुत ज्यादा बातें हो रही है। और एक बात याद रखना, लक्षद्वीप रिलेटेड आपके एग्जाम्स में एमसीक्यू क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस है। दिस विल आल्सो हेल्प इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, जनरेट होगा ना। एक बात सोचो, लक्षद्वीप अगर हिट होता है तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा कि नहीं होगा, होटल्स खुलेगी, नए लोगों को नौकरियां मिलेगी, नए मैनेजर्स आएंगे, नए वेटर्स आएंगे वहां पे। और जब एक होटल आती है तो उसके आसपास के एरिया में बहुत सारी चीजें आती है ना, होटल राशन खरीदती है, उनका भी फायदा है कि नहीं, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है, उनका फायदा है, गाड़ी वालों को फायदा, ड्राइवर्स बढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। अंडरस्टूड द पॉइंट। तो पॉइंट नंबर 18 इज क्लियर। लखपति दीदी घूमने निकल गई। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 19। 9 इज फाइन। अब फाइन जो है, फाइन हमने क्या पढ़ा था, यू विन, याद है। पॉइंट नंबर 9 हमारा क्या था, यू विन। देखो चीजों को हम लोग कैसे रिवाइज भी करते रहते हैं, है ना। तो पॉइंट नंबर फाइन 9 वाज फाइन। अब एफ फॉर फाइन और एफ फॉर एफडीआई, एफ फॉर फाइन और एफ फॉर एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखो सुनो मेरी बात, अभी रिसेंटली मैंने तुम्हें एक चीज बताई भी थी, जब मैं तुम्हें शायद पद्मा अवार्ड्स पढ़ा रहा था, राइट। जब मैंने तुम्हें पद्मा अवार्ड्स पढ़ाया था, याद है, तो मैंने तुम्हें ताइवान के एक आदमी का नाम बताया था, यंग लियू, बताया था ना। ये यंग लियू क्या है, सीईओ ऑफ, वेरी गुड यार, तुम लोग बहुत ज्यादा सीख रहे हो। फॉक्सकॉन, बहुत चीजें याद भी रख रहे हो, ये बहुत अच्छी बातें हैं। फॉक्सकॉन का ये सीईओ एंड डायरेक्टर है, राइट। तो अब ये भारत में आ रहे हैं किस चीज के लिए, सेमीकंडक्टर चिप की इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए, राइट। तो अब ये सेमीकंडक्टर चिप की अगर यहाँ पे स्टैब्लिश करते हैं तो ये क्या हो गया, एफडीआई, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट, माने फॉरेन का इन्वेस्टमेंट आ रहा है भारत में। अगर कभी फॉरेन का इन्वेस्टमेंट भारत में आता है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, रोजगार बढ़ेगा, और बाहर का पैसा देश में आ रहा है तो इससे हमारी इकोनॉमी पुस्टअप होगी। तो एफडीआई इनफ्लो ड्यूरिंग 2014 से लेकर, जब से मोदी जी आए हैं, 2014 में मोदी जी आए थे, 2023 तक $596 बिलियन का एफडीआई इन्वेस्टमेंट हुआ है। 500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हमारे देश में हुआ है। अब दिस इज डबल द इनफ्लो ऑफ द 5 से 14, माने 5 से 14 जब तक मोदी जी नहीं आए थे उसके पहले इसका आधा ही इन्वेस्टमेंट, हाफ इन्वेस्टमेंट हमारे देश में एफडीआई के तौर पे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, राइट। अब तुम लोग सब गाली देते हो कि मोदी जी जो है आने के बाद से जो है देश का खर्चा बढ़ा रहे हैं, फ्लाइटों में फॉरेन घूमने चले जाते हैं, कभी स्विट्जरलैंड में दिखाई दे रहे हैं, कभी वहां दिखाई दे रहे हैं, कभी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, है ना। लेकिन भाई उस बंदे ने ये देखो प्रमाण दिया है कि भाई मैं तुम्हारी इकोनॉमी बूस्ट कर रहा हूं, तुम्हारे एफडीआई को मैंने डबल कर दिया। इज इट क्लियर एवरीवन। तो ये हमारे देश के लिए अच्छी बात है कि खराब बात है, अच्छी बात है ना। द फाइनेंस मिनिस्टर सेड दैट द कंटिन्यूअसली इनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वी आर नेगोशिएटिंग 22 बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज विद द फॉरेन पार्टनर। करीबन 22 और ट्रीटी हम करने जा रहे हैं, जिससे इसका भी हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि इसको भी हम डबल करने वाले हैं बहुत जल्द। हम, मोदी जी का ये कहना है पार्लियामेंट में, वो बार बार कहते हैं कि मैं $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहता हूँ, अंडरस्टूड द पॉइंट। तो आने वाले टाइम में वो मोदी जी करके दिखाएंगे भी, है ना। अभी तक जो जो पॉइंट बोले थे उन्होंने वो करके दिखा दिए। राम मंदिर बन गया, कश्मीर का मुद्दा 370 खत्म हो गया, है ना। तो सारी चीजें कर ही रहे हैं एक एक करके, है कि नहीं। तो ये भी कर देंगे, अगर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक जाना चाहते हो तो हो सकता है आने वाले नेक्स्ट टर्म या उसके नेक्स्ट टर्म में वो कर दे, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे मैं बीजेपी से नहीं हूँ, मेरा काम है पढ़ाना और तुम्हें सच्चाई बताना
अकॉर्डिंग टू द फैक्ट। अगर नहीं किया होता तो मैं वो भी बताता कि देखो ये बात झूठ बोली थी, इन्होंने करी नहीं, है कि नहीं। अब जैसे अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के, अब हाँ ठीक है जो भी है, तो उन्होंने जो इलेक्शन के समय जो वादे किए थे उनमें से आधे ही भी नहीं किए, लेकिन उन्होंने एक काम अच्छा किया है। दिल्ली की मैं एक चीज से बहुत ज्यादा खुश हूं, एजुकेशन। करेक्ट। दिल्ली में अगर तुम किसी गवर्नमेंट स्कूल में अगर चले जाओगे, अंडरस्टूड द पॉइंट, तो तुम्हें जाके ऐसा लगेगा कि मैं जो प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ रहा हूँ जयपुर में या कोलकाता में या कहीं पे भी, ठीक है, उससे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स में दे दी। ये वादा जो किया था ये फुलफिल किया है। तो इससे तुम्हें क्या पता चलता है, ना मैं बीजेपी का हूं ना आम आदमी पार्टी का हूं, मैं तृणमूल का हूं। किसका? अब देखो मैं इसमें तुम्हें कुछ कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक बात तुम्हें बताना चाहता हूँ इस पे। इकोनॉमिक्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। सबसे मूर्ख सबसे मूर्ख जो स्टेट का जो नेता अगर मूर्ख हो तो वो स्टेट नीचे जाता है। सर तुम्हें पता होगा बिहार, बिहार के लोग बिहार में क्यों नहीं रहते? सारे बिहार के लोग माने बिहार छोड़ के दूसरी जगह नौकरी करते हैं, तुम्हें हर जगह मिलेंगे, और मैक्सिमम तुम्हें लेबर क्लास मिलेंगे या फिर सरकारी नौकरी में मिलेंगे, गवर्नमेंट जॉब में तुम्हें बिहार के लोग सबसे ज्यादा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बिहार में इकोनॉमी डेवलप्ड नहीं है। अरे भाई, अब तुम्हारे पापा जो है, तुम्हारे पापा दो जगह से इनकम करते हैं। सपोज तुम्हारे पापा एक किराने की दुकान चलाते हैं, ठीक है, और रात को एक पार्ट टाइम जॉब करते हैं, दोनों करते हैं, तुम्हारे पापा करते हैं वो चीज, ठीक है। तुम अचानक से बड़े हो गए, तुमने बोला पापा दुकान बंद करो, ताला लगा दो, चलो कल से ताला लगाओ, दुकान नहीं जाना होगा, रात को काम पे नहीं जाना। आपने मुझे मना किया था रात को घूमने के लिए, आपको भी मना करता हूँ, रात को आप जॉब करने मत जाना। तो मैंने तुमने दोनों इनकम इनकम सोर्स क्या कर दिए? बंद कर दिए, है ना। तो खाओगे क्या अब? ठीक है। स्टेट का भारी इनकम होता है दो चीजों से, एक होता है लिकर और एक होता है पेट्रोल। भारी इनकम होता है। बिहार ने ये दोनों ही, गुजरात के देखा देखी बंद कर दिए। अब तुम बोलोगे सर गुजरात भी तो ड्राई स्टेट है। अरे भाई, गुजरात बाकी चीजों में तो बड़ा है, नंबर वन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वहां पर। सारी नए जो प्लांट्स आ रहे हैं, सारे नए जो टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, सारे नए जो ज्वेलरी वाले आ रहे हैं, जितने लोग आ रहे हैं सारे के सारे गुजरात में आ रहे हैं भाई। तो वहां से वो ऑटोमेटिकली बढ़ा हुआ है। अब उसे दरकार ही नहीं है इन चीजों पे डिपेंड होने की, और तुम्हारा डिपेंडेंसी इन दो चीजों पर है और तुम उसी को खत्म कर दे रहे हो। अंडरस्टूड द पॉइंट। तो तुम तो जाओगे ना नीचे गर्ग में, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें, तो तुम्हें जवाब मिल गया। तो ये चीज, हाँ, तो दारू उस स्टेट में और पेट्रोल उस स्टेट में छेड़खानी मत करना, अगर तुम कभी कल को सीएम बन जाओ। करोगे तो मुझे फोन कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट नंबर 20 क्या पढ़ा था हमने? पॉइंट नंबर 20। 20 का कोई ट्रिक नहीं है, 20 याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है फिस्कल। सर फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? सुनो, मैंने तुम लोग को जब बजट पढ़ाया था स्टार्टिंग में बताया था, तुम्हारे घर की इनकम बताया था माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू, अगर इनकम 50,000 रुपया है, सुनो, और तुम्हारा एक्सपेंडिचर 30,000 रुपया है, तो 20,000 रुपया क्या हुआ? सरप्लस। क्या हुआ? सरप्लस। अंडरस्टूड द पॉइंट। उसी तरीके से सरकार की अगर इनकम, माने टैक्स से इनकम चाहे नॉन टैक्स इनकम 50,000 रुपए है और सरकार का खर्चा 30,000 रुपया है, तो ये क्या बच गया? इसको हम बोलते हैं बजट सरप्लस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में? लेकिन 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 सुनो, सरकार का अगर सरकार का अगर इनकम 30,000 रुपया है और खर्चा 50,000 रुपया है, तो माइनस 20,000 में चला गया। इसको हम क्या बोलेंगे? फिस्कल डेफिसिट। सुनना ध्यान से, लेकिन एक चीज का इसमें एक पॉइंट इसमें नहीं होगा। क्या नहीं होगा? इनकम वाले हेड में बोरोइंग्स इसमें इंक्लूड नहीं होगा। क्या नहीं होगा? बोरोइंग्स का मतलब मैंने तुमको क्या बताया था? लोन लेना। अंडरस्टूड द पॉइंट। तो उसको हम बोलेंगे एक्चुअल फिस्कल डेफिसिट। अब तुमको मैं आसान शब्दों में समझाता हूं, सुनना। तुम्हारे घर की इनकम है सपोज 30,000 रुपया, तुम्हारा घर का खर्चा है 50,000 रुपया, ठीक है। तो तुम्हारा लॉस कितना हुआ? 20,000 का तुम्हारा लॉस हुआ। लेकिन उस 20,000 को लॉस नहीं दिखाने के लिए तुमने किसी दोस्त से उधार ले लिया 20,000 का। तो अब क्या हो गया?
इक्वल हो गया, लेकिन तुम्हारा एक्चुअल लॉस कितना है ना 20। तो इसमें भी वही है, सरकार इस लॉस को छुपाने के लिए लोन ले सकती है, लेकिन हमें देश की इकोनॉमी को देखते हुए चलना है। ये एक प्रकार का बर्डन ही है, अगर तुम लोन लेते हो तो बर्डन है ना, अंडरस्टूड। तो हाँ, ये फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, एक्चुअल लॉस, इसमें बोरोइंग्स इंक्लूड। अब समझ में आ गया डेफिनेशन, बस डेफिनेशन समझाना था और कुछ नहीं, ताकि एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आए तो तुमको वहां पे करने में इजी हो कि फिस्कल डेफिसिट में क्या चीज नहीं इंक्लूड होती है, आंसर विल बी बोरोइंग। एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछते हैं। अंडरस्टूड द पॉइंट एवरीवन, इज इट क्लियर? तो फिस्कल डेफिसिट हर बजट में बताया जाता है कि फिस्कल डेफिसिट कितना हुआ है। फिस्कल डेफिसिट एस्टिमेटेड टू द 5 पॉइंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 कितना है, कितना ये प्लीज याद रखना, 5.1% इज द फिस्कल डेफिसिट। इज इट क्लियर एवरीवन? 5.1% तुम्हारा फिस्कल डेफिसिट है 24-25 का, विच इज 0.7% लोअर देन 23-24। मतलब 23-24 में 0.7% ज्यादा था, अब 24-25 में 0.7% कम हो गया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने टारगेट लिया है कि मैं 4.5% ले आऊंगी फिस्कल डेफिसिट, मैंने लॉस को कम करेंगे। फिस्कल डेफिसिट मतलब लॉस हुआ ना, तो पहले तुम्हारा लॉस था 5.8% 2023-24 में। अब 2024-25 में कितना हो गया, 5 अब मैं चाहती हूं, क्या बोल रही है 25-26 में 4 अभी क्लियर हुआ? अभी क्लियर हो गया सबको? वेरी गुड। ये रहा रेट, कितना था 5 अभी कितना कर रही है वो, बोल रही है ये हो गया है, मतलब 0.7%। अब चाहती है कि और कम करके मैं इसको कहां तक लेकर आऊं, वो अनुमान लगा रही। ये क्या है, अनुमान। अब ये फिक्स मत मान लेना कि ऐसा हो ही जाएगा। तुम चाहते हो कि सर मैं एसएससी सीजीएल टॉप कर जाऊं, रैंक 1, वो तुम्हारा अनुमान है। सेकंड भी आ सकते हो, थर्ड भी आ सकते हो, नहीं भी आ सकते हो। ऐसा ही है, बोला सर नहीं भी आ सकते, ऐसा क्यों बोल रहे, आओगे। प्रार्थना है मेरी ईश्वर से कि तुम्हारा इसी साल जॉब लग जाए 2024 में, लेकिन इसके लिए करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा मेहनत। सिर्फ मेहनत से काम नहीं होगा। मेहनत कैसे करते हैं? अब सर मेहनत कैसे करते हैं, मेहनत के दो तरीके हैं। देखो एक तो मेहनत का ये तरीका है, अगर आपको परीक्षा पास करनी है तो मेहनत का दो तरीका है। ये क्या है सर, एसिडुअस क्या लिख दिया आपने, एस मने गधा और डुअस मने टू डू, मने गधा खटनी। एसिडुअस का अर्थ क्या होता है, गधा। अंग्रेजी में बोल दिया तब तुम्हें समझ में नहीं आया, हिंदी में डायरेक्टली बोल देता गधा खटनी, तो समझ में आ जाता। ये तुम्हें नहीं करना है दोस्तों, तुम्हें करना है स्मार्ट, क्या हो गया इसको, हाँ स्मार्ट वर्क। क्या करना है, स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को फॉलो करो। जो टीचर तुम्हारे यहाँ पे जो चैप्टर खत्म करते जा रहे हैं उन्हें जाकर रिवाइज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस को निकाल निकाल के गूगल से सॉल्व करो, उसमें से डाउट लेकर आओ, और टीचर जब पढ़ा दे तो सर को रोक दो, 4 सवाल प्लीज प्लीज, वहां तक भाग जाओ, कर कर अभी करके दे। नहीं 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 चढ़ने देंगे तुमको ऊपर, वो जिद्दी वो तुमको जिताएगी। हम ऐसे थे, लेकिन तुम लोगों में मुझे एक भी ऐसा दिखा नहीं अभी तक। भले ही कंप्लीट हो जाए तब भी कैसे कंप्लीट हो जाएगा, टेस्ट ले लूं तेरा भी। कौन सा मैथ का चैप्टर है तेरा, बता कौन सा खत्म हो गया है, अभी रिसेंट जो खत्म हुआ है उसका टेस्ट लूंगा फिर भी तू नहीं सवाल बना पाएगा। ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो तुम्हारा फुल कंप्लीट हो। अरे तुम डाउट्स लेकर आते रहो जब तक तुम्हारा एग्जाम क्लियर ना हो जाए, लास्ट दिन तक तुम्हारा डाउट रहेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता जो संपूर्ण पूरा जानता हो। अरे तुम मेरा जीके टेस्ट ले लो 100 नंबर का, मैं 100 में 100 नहीं ला पाऊंगा, 10 साल 15 साल से जीके पढ़ रहा हूँ, नहीं ला सकता। जीके अथाह समुद्र है कि नहीं। लेकिन हाँ मुझे पता है कि किस सेट में पढ़ना है, किस सेट में पढ़ाना है, तो उस सेट में पढ़ने पढ़ाने से होता है, वो क्वेश्चंस आते हैं। वो टारगेट आपको अचीव करना पड़ेगा कि मैं होलिस्टिक अप्रोच लेकर चलूं। जो बच्चा सोचेगा मैं एक ही चीज के पीछे पढ़ा रहा हूँ, एक ही सब्जेक्ट के पीछे पढ़ा रहा हूँ, तो क्लियर नहीं होगा। जैसे बैंक एग्जाम में
35 क्वेश्चन आपका मैथ का होगा, 35 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का होगा, और 30 मार्क्स का आपका प्रीलिम्स में अंग्रेजी होगा, राइट? यही तो है। अब तुम मैथ बहुत तुम्हारा अच्छा है, 35 में 35 तुम ले आए, लेकिन रीजनिंग में तुम्हारा 10 ही नंबर आया, इधर 10 क्लियर होगा क्या परीक्षा? नहीं होगा, है ना? कट ऑफ भी तुम्हारा क्लियर नहीं होगा, सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर नहीं होगा, है कि नहीं? तो इसलिए तुम्हें पर्टिकुलर सारे सब्जेक्ट, हाँ एक बहुत स्ट्रांग रखो, लेकिन बाकी में बराबर मेहनत करो। एक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ये भी नहीं कि तीनों में थोड़ा थोड़ा आता सर, तब भी नहीं होगा। एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए और बाकियों में थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, अच्छा आना चाहिए, उन्हें मेहनत करना होगा। जो सब्जेक्ट तुम्हारा ज्यादा कमजोर है उस सब्जेक्ट पे ज्यादा मेहनत करो, जो सब्जेक्ट तुम्हारा बहुत अच्छा है उसको तुम्हें पढ़ने में बड़ा मजा आता है कि नहीं? जैसे किसी का मैथ अच्छा है तो मैथ पढ़ने में सर बहुत मजा आता है, मैथ तो रगड़ देते हैं दिन भर, और मैथ और अच्छा कर रहे हैं। अरे भाई अच्छा है, मैंने मान लिया, उसको प्रैक्टिस करते रहो। लेकिन जो कमजोर है, इंग्लिश रीजनिंग अगर कमजोर है तो उसमें और ज्यादा मेहनत करो, तभी एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे, और क्वेश्चन जितना ज्यादा कर पाओगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए अच्छा है। अंडरस्टूड द पॉइंट? चलो आगे बढ़ते। तो फिजिकल डेफिसिट समझ में आया, 5.8 था पहले, 5.1 हुआ, और फिर 4.5 का टारगेट बना रहे हैं, ठीक है? अब पॉइंट नंबर क्या बचा अपने पास? 3-4 पॉइंट बचे हैं। 21, देयर इज अ नीड फॉर रिफॉर्म्स इन द स्टेट। स्टेट की पॉलिसीज में बहुत सारे रिफॉर्म करने की जरूरत है ताकि हम एक डेवलप्ड नेशन बने। अंडरस्टूड द पॉइंट? इसके लिए भी सरकार अभी 75,000 करोड़ का लोन देना चाहती है इंटरेस्ट फ्री स्टेट्स को। माने इस बजट में स्टेट्स को काफी पैसा मिला है एक मॉन्यूमेंट्स और टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, पॉइंट नंबर 18। और पॉइंट नंबर 21, द फाइनेंस मिनिस्टर सेड द रियलाइज द विजन ऑफ द डेवलप्ड। अरे भाई हम भी यूएस की तरह डेवलप्ड हो जाएं, है कि नहीं? तो ये हमारा विजन। सेवरल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इनेबलिंग रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड इन द, फॉर दिस 75,000 करोड़ विल बी गिवन इंटरेस्ट फ्री टू द स्टेट्स फॉर 50 ईयर्स। 50 साल तक का फ्री इंटरेस्ट लोन। सरकार अभी बहुत पैसा बांट रही है, सरकार माने मनी फ्लो हमारे पास काफी ज्यादा है। पॉइंट नंबर 20, 1.4 करोड़ यूथ ट्रेंड अंडर द स्किल मिशन, 390 न्यू यूनिवर्सिटीज विल बी क्रिएटेड। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि हमें बहुत ज्यादा न्यू यूनिवर्सिटीज की जरूरत है हमारे देश में। स्किल, जो स्किल इंडिया मिशन है उसके तहत अगर देखा जाए तो स्किल, हमारे देश में स्किल्स अभी भी बहुत ज्यादा कम है, इसलिए एक 1.4 करोड़ यूथ को हम ट्रेन करना चाह रहे हैं स्किल्स के लिए। इसमें बहुत सारी न्यू आईटीआईज भी खुलने की चांसेस है। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर सेड अंडर द स्किल इंडिया मिशन, कौन सा मिशन? 1.4 करोड़ यूथ को हम ट्रेन करेंगे, 54 लाख पीपल वेर रीस्किल, 3,000 न्यू आईटीआईज। रेलवे में आईटीआई की जरूरत होती है, इलेक्ट्रिकल, टेक्निकल, मैकेनिकल वो सब होता है कि नहीं? तो 3,000 नया आईटीआई खोलने का विचार चल रहा है। स्टैब्लिश 7 न्यू आईआईटी, 16 न्यू आईटीआईज, 7 न्यू आईआईएम्स, 15 न्यू एम्स खोलने का हम विचार कर रहे हैं, 390 यूनिवर्सिटीज फॉर द हायर एजुकेशन। ये हमारा टारगेट चल रहा है। नहीं नहीं, टारगेट है, करेंगे। पॉइंट नंबर 23, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना, 34 लाख करोड़ रुपए खाते में भेजेंगे। 25 करोड़ पीपल वेर टेकन आउट ऑफ द पॉवर्टी, 34 लाख करोड़ रुपया उनके अकाउंट में भेजेंगे। जैसे किसान, सबसे ज्यादा गरीबी से कौन मर रहा है इस वक्त हमारे देश में? किसान मर रहा है, तो किसान के खातों तक भी हम पहुंचे। गवर्नमेंट बॉट 25 करोड़ पीपल आउट ऑफ द, 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाल चुकी है जब से मोदी गवर्नमेंट बनी है। 34 लाख करोड़ रुपया उनके खाते में भेजा जाएगा गरीब कल्याण योजना और पीएम किसान योजना के तहत। गरीब कल्याण योजना में गरीबों के खाते में पैसे भेजेंगे, सब्सिडीज वगैरह देंगे, एंड किसान योजना में किसान के खाते में उनको पैसा भेजेंगे, फर्टिलाइजर्स वगैरह खरीदने के लिए उन्हें भी सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है? अभी एक स्कीम है। अच्छा, मैं एक स्कीम के बारे में तुम्हें पूछना चाहूंगा। राजस्थान में ये स्कीम न्यू गवर्नमेंट बनते ही बहुत तेजी से इंप्लीमेंट हुई है, पीएम सम्मान निधि। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये किस वर्ग के लिए है? वेरी गुड। किस चीज के लिए? किसान के लिए। ये सम्मान निधि स्कीम मैं बहुत जल्द पढ़ाने वाला हूं। सम्मान निधि स्कीम बहुत तेजी से रेगुलेट हो रही है इस वक्त। सम्मान निधि स्कीम पूरे डिटेल में तुम्हें मैं बताऊंगा।
कि सम्मान निधि स्कीम क्या है, कितना रुपया मिलेगा, किन किसानों के लिए, कितने करोड़ किसान इसमें पोर्टल पे आ चुके हैं, कितने करोड़ नहीं आए हैं, वो पूरी डेटा मेरे पास रेडी है, वो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। चलो लास्ट पॉइंट ऑफ द डे, पॉइंट नंबर 24। तो 2024 की बजट की 24 पॉइंट हमने खत्म कर ली। फाइनेंस मिनिस्टर सेड दैट वाटर बीइंग सप्लाइड टू एवरी थ्रू जल योजना, जल योजना के तहत घर घर जल तक पहुंचाने की हमने सुविधा डेवलप कर ली है। हेल्प हैज बीन गिवन टू 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को। 4 करोड़ फार्मर्स भी इसमें बेनिफिट हो चुके हैं। पीएम क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के तहत 11.8 करोड़ पीपल हैव गॉट द फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द किसान योजना। अंडरस्टूड? ये डेटा इतना याद नहीं करना तुम्हें, सिर्फ ये बात याद रखो, लास्ट वाला पॉइंट किस चीज के लिए था? फार्मर्स के लिए था। अंडरस्टूड द पॉइंट? इज इट क्लियर? पानी पहुंचाना, फार्मर्स को तो सिंचाई के लिए पानी चाहिए, फसल उगाने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए, ठीक है। तो ये था बजट टू द पॉइंट। 24 पॉइंट हमने पढ़ लिए। 2024 का बजट खत्म हुआ। बहुत बहुत आपको बधाई हो, बहुत ही टफ टॉपिक था, 3 दिन हमें लगे, लेकिन हमने ये जंग जीत ली और तुम्हें याद भी हो गई सारी चीजें। और रिवाइज करना है तो यूट्यूब वाली वीडियोस देख लेना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3।